सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम मेडिकल इंस्टीट्यूट शो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि काउंसलिंग का यूपीएस काउंसलिंग 2024 का शेड्यूल आ चुका है, इसका ब्रोशर आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ब्रोशर एक्सप्लेन करूंगा और जितने भी उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एलिजिबिलिटी, नॉन एलिजिबिलिटी, फीस, सिक्योरिटी मनी कितनी है, किन कंडीशंस में जो है वो फॉरफिट हो सकती है, या सारा का सारा प्रोसीजर। ओके, तो शुरू करते हैं। अगर तो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये है यूपीएस यूजी काउंसलिंग 2024 का ब्रोशर। एंड नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ये है इसमें कि इस बार की जो यूपीएस की काउंसलिंग है वो एनआईसी मतलब जो है ना संभालेगी। ओके, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर यानी एनआईसी जो है कंडक्ट कराएगी उसका सारा और रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग प्रोसीजर, एक्सवाइजेड सारी चीज़ें। इसमें स्पेशली एक चीज़ मेंशन है कि एनआईसी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले इन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस ड्यू टू एनी काइंड ऑफ टेक्निकल फॉल्ट और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किसी भी तरीके का टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर आ जाता है जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन बीच में अटक जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए एनआईसी जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। यानी कि जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की खुद लेनी होगी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना आई, वही लाइट चली गई, रजिस्ट्रे मतलब है ना रजिस्ट्रेशन रुक गया, बीच में बंद हो गया, लैपटॉप मतलब नेट कनेक्शन कट गया या कुछ ऐसा बीच में अटकता है, तो उसमें स्टूडेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, देन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इस ब्रोशर में दे रखा है वो कंफर्म कर लेना है कि वो एलिजिबल हैं, और जितनी भी एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं वो उन सबको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। जब वो कंफर्म हो जाएंगी वो सारी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं, देन उसके बाद ही वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कराएं। ओके, और जो एलिजिबिलिटी का पूरा क्राइटेरिया है वो नीचे इस ब्रोशर में दिया हुआ है। एंड इसके साथ में ही ये चीज़ भी दी हुई है कि ये जितने भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या सारी चीज़ें होंगी वो सारे के सारे नोडल सेंटर पे भी है ना चेक होंगे, और आयुष इंस्टीट्यूशंस यानी कि जब आपको कॉलेज मिल जाएगा वहाँ पे भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड वो सारे चेक होंगे। अगर वहाँ पे किसी भी तरीके की गड़बड़ पाई जाती है तो उस केस में आपका जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, और साथ में ही जो डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नीचे है कि किसी भी तरीके की अगर गलत इन्फॉर्मेशन पाई जाती है ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस या फिर आफ्टर, ड्यूरिंग या आफ्टर एकेडमिक सेशन, मान लो पता चलता है कि आपने जो है कोई चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन दी थी, गलत फर्जी चीज़ कोई दी थी, तो कैंडिडेट जो होगा उसका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट है ना लीगल एक्शन दिया जाएगा। तो किसी भी तरीके के गलत डॉक्यूमेंट्स या फर्जी डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने की कोशिश ना कीजिएगा। देन नीचे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके लिए हेल्प डेस्क। यानी कि अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी सबसे पहली चीज़ तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है कि ये upICounseling.upsdc.gov.in यहाँ पे मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओके, देन नीचे जो है कुछ मोबाइल नंबर्स दे रखे हैं कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट को कोई भी है ना काउंसलिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप ये जो 3 नंबर दे रखे हैं आप इन पे है ना कॉल करके अपने डाउट्स है ना क्लियर कर सकते हैं। देन फिर है हेल्पलाइन नंबर जो दे रखा है, कुछ और भी जैसे बैंक सहायता के लिए, या जैसे कि मान लीजिए इनकी सबके सिक्योरिटी मनी या रजिस्ट्रेशन फीस वाले में कोई इशू आ जाता है, या उसमें कोई भी किसी भी तरीके के एरर के लिए अगर आपको है ना मतलब करना है तो आप इस मेल पे जो है मेल कर सकते हैं। इसी मेल पे आपको मेल करना होगा, या जो नीचे फ़ोन नंबर दे रखा है इस पे आप मेल कर सकते हैं फॉर मतलब आप डिपॉजिट कर रहे हैं सिक्योरिटी मनी या फिर जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन फीस या इस तरीके की चीज़ों के लिए। ओके, बाकी तरीके के डाउट्स के लिए ये है, और जो है मनी वगैरह के लिए जो है ये है। ओके, देन फिर जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा स्केड्यूल जो कि है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का, सेकेंड एंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग का बाद में अपडेट होगा। ओके, तो जैसे कि आप सब इसमें देखते हैं, सबसे पहली चीज़ है इसका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की डेट है 25/9/2024 से लेके 28/9/2024, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए कुल मिला के आपको 4 दिन मिलेंगे।
देन फिर है सिक्योरिटी मनी के लिए भी आपको 4 दिन मिलेंगे। देन फिर उसके बाद है मेरिट लिस्ट जो होती है वो पब्लिश होती है। मेरिट लिस्ट के लिए जो है आपको विद इन अ डे 28 के अंदर ही आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। देन फिर आता है चॉइस फिलिंग जो होगी 29/9/24 में, यानी चॉइस फिलिंग के लिए आपको 3 दिन मिलेंगे टोटल। फिर आता है चॉइस फिलिंग के बाद जो है कि अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी 1/10/2024 को। ओके, देन फिर जब अलॉटमेंट हो जाएगा, जिन जिनको अलॉटमेंट हो जाएगा उनको फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके नोडल सेंटर लखनऊ में है, जो NHMC लखनऊ है और हरिमन चौराहे के पास में, वहाँ पे आपको जाना होगा। आपको नोडल सेंटर वही है, सारे के सारे जितने भी आयुष के एडमिशन्स होंगे उनका सभी का नोडल सेंटर एक ही होता है, जो कि है हमारा NHMC लखनऊ। ठीक है, उन नोडल सेंटर पे आपको है ना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने होंगे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। याद रखिएगा कि आपको 2 सेट्स ऑफ फोटो सेट ज़रूर ले जाएं, ताकि आपको बाद में वहाँ पे कोई इनकन्वीनियंस ना हो, एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल ले जाएं। ओके, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ मिला के 5 दिन मिलेंगे। देन फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो फाइनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको 7 दिन मिलेंगे। यानी कि आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए इस प्रोसेस के बीच में आपको 7 दिन मिलेंगे। देन आता है फिर अपग्रेड के लिए आपको 1 दिन मिलेगा। आप जो है अपग्रेडेशन की सहमति, आपको पूछा जाएगा कि आप अपग्रेड चाहते हैं या नहीं। अगर आप अपग्रेड चाहते हैं तो आप उसमें अगर है ना उसको सिलेक्ट करते हैं, देन आपके पास OTP आए कंफर्म करने के लिए कि हाँ मुझे अपग्रेड चाहिए। देन अपग्रेडेशन अगर आप डालते हैं तो अपग्रेड करने के लिए आपको अपग्रेडेशन की जो प्रवेशित अभ्यर्थी अपग्रेडेशन की सहमति, अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए 9/10/2024 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अपग्रेडेशन का रिजल्ट होगा 10/10/2024 तक। ओके, देन फिर जिन स्टूडेंट्स को अपग्रेड हो चुका है कॉलेज, वो उनको 11/10/2024 तक नोडल सेंटर पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। देन फिर वो भी किनको अपग्रेड में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है वो उन स्टूडेंट्स को करा रहा है जिनको अपग्रेड के दौरान फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है। ओके, जिनको पहले से ही कोई कॉलेज अलॉट हो गया था, उनको अपग्रेड हुआ है, उनको वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपग्रेडेड कॉलेज में अपना अपग्रेडेशन लेटर लेके जा सकते हैं, उसके लिए आपको 1 दिन मिलेगा। ओके, देन फिर है अपग्रेडेड आवंटन पत्र डाउनलोड करने हेतु, यानी कि जो अपग्रेड हो चुका है उसका अपग्रेडेड कॉलेज का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप डाउनलोड करके फिर उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 4 दिन मिलेंगे। ओके, यानी कि 11/10/2024 से 14/10/2024 तक। ओके, देन नीचे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सेकंड, थर्ड और स्ट्रे वैकेंसी के राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये जो वेबसाइट है इस पे विजिट करना होगा, और सारी की सारी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। देन एक नोटिस दे रखा है। नोटिस ये है कि जितने भी आयुष यूनिवर्सिटीज़ या आयुष कॉलेजेस हैं उसमें प्रवेश की अंतिम तिथि यानी कि एडमिशन की लास्ट डेट अभी तक के लिए 25 नवंबर 2024 तक निर्धारित की गई है। लेकिन इन केस अगर इसमें अंतिम तिथि में परिवर्तन किए जाते हैं तो उसकी जो डिटेल्स है वो आपको UPIश की जो वेबसाइट है काउंसलिंग वाली, उस पर आपको अपडेट की जाएगी। ओके, देन फिर है उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है काउंसलिंग हेतु नोडल सेंटर से रिलेटेड, कि भाई नोडल सेंटर कौन सा है, वो है राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हरिमन चौराहा विराजखंड गोमती नगर। ओके, लखनऊ जो है इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन। मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ इस वजह से क्योंकि जो ब्रोशर है उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, एंड अगर मैं इस तरीके से खींचूंगा तो चीज़ें थोड़ी लंबी हो जाएगी। ये देन फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इससे काउंसलिंग से रिलेटेड है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी हैं। सबसे पहला, रजिस्ट्रेशन के लिए साइट दे रखी है कि अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये वेबसाइट दे रखी है upishcounseling.upsdc.gov.in। ओके, देन है उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल होगी और सिर्फ सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड फ्री। ठीक है, इन सभी के लिए सिंगल टाइम आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी 2,000 रुपये। ओके, एंड ये नॉन रिफंडेबल होगी, ऑनलाइन जमा करनी होगी। लेकिन अगर मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी में अलग से पार्टिसिपेट करना है, आपने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपको स्ट्रे वैकेंसी में के लिए आपको फिर से 2,000 तो देने ही होंगे अगर आप फ्रेश कर रहे हैं। लेकिन अगर स्ट्रे वैकेंसी आपने जैसे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में भी
रजिस्ट्रेशन का रखा है, लेकिन आप स्ट्रे में भी जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको स्ट्रे के लिए 1000 रुपीज आपको डिपॉजिट करने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ओके, देन इसमें ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन जो होगा वो सिर्फ एक ही बार होगा और फिर वो सारे राउंड तक चलता रहेगा। लेकिन थर्ड राउंड में सम्मिलित अभ्यर्थी जो स्ट्रे राउंड के लिए इच्छुक है, मतलब जैसे मान लीजिए थर्ड राउंड तक वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन नहीं मिला कॉलेज, अब वो स्ट्रे भी कराना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में उनको क्या करना होगा कि 1000 रुपीज फिर से पे करने होंगे, देन ही वो स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, और वो नॉन रिफंडेबल होगा। देन फिर है इसमें सिक्योरिटी मनी के बारे में। सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 20,000 रुपये एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 50,000 रुपये है। एंड वो स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज डालना चाहते हैं चॉइस सीलिंग में, उनके लिए सिक्योरिटी मनी उनको 50,000 है ना, यानी 50,000 रुपये जमा करनी होगी। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी और जो सिक्योरिटी मनी होगी वो ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, और उसके बिना, इन दोनों फीस को डिपॉजिट किए बिना आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो माना नहीं जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी सीट मान लो अलॉट होती है, ठीक है, और वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है, तो वो कर सकता है और उसको दोबारा से सिक्योरिटी मनी की डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। याद रखना कि इसके लिए सिंपल सी चीज़ ये है, अगर कोई सीट अलॉट होती है तो पहले उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा, तभी जाके वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन अगर वो एडमिशन नहीं लेता है अलॉटेड कॉलेज में, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी सिक्योरिटी मनी जो होगी वो फॉरफिट हो जाएगी, यानी कि उसकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी और उसको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से सिक्योरिटी मनी जो है डिपॉजिट करानी होगी, तभी जाके वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे अभ्यर्थी, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में अपग्रेड के बाद भी प्रवेश नहीं लेते, यानी कि अपग्रेडेशन उन्होंने डाला, अपग्रेड हो गया कॉलेज, मान लीजिए किसी को जो है कानपुर से लखनऊ अपग्रेड हो गया और उसने कहा कि नहीं भाई मैं तो कानपुर में ही खुश हूँ, मुझे लखनऊ नहीं चाहिए, और वो लखनऊ में फिर एडमिशन नहीं लेता। ऐसे केस में क्या होगा कि जो है उसकी सिक्योरिटी मनी भी चली जाएगी, ठीक है, और जो है साथ में जो उसकी सीट्स थी, जो पहले वाली सीट थी, वो भी चली जाएगी। ठीक है, एंड फिर वही है कि उसको अगर नेक्स्ट राउंड में जाना होगा पार्टिसिपेट करने के लिए, फिर से उसको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी। देन फिर क्या है कि सिक्योरिटी मनी का भुगतान ना कर, मतलब सिंपल सी चीज़ यही है कि अगर आप सिक्योरिटी मनी नहीं डिपॉजिट करेंगे तो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। तो सिक्योरिटी मनी पहले, देन फिर चॉइस फिलिंग बाद में। देन फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं कि सिक्योरिटी मनी वापस कब होगी, तो जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही आपकी सिक्योरिटी मनी वापस की जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि सिक्योरिटी मनी सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में वापस आएगी जिससे वो सिक्योरिटी मनी कट हुई होगी, यानी कि जिस अकाउंट से सिक्योरिटी मनी जमा हुई होगी उसी अकाउंट में वापस आएगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि साइबर कैफे से सिक्योरिटी मनी वगैरह डिपॉजिट कराते हैं या फिर अपनी काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वो ये आप रखें कि सिक्योरिटी मनी जो जमा करनी है वो साइबर कैफे वाले के कार्ड से नहीं, अपने कार्ड से यानी डिपॉजिट कराइएगा, वरना साइबर कैफे वाला आपके पैसे ले लेगा और फिर ना आपको अपडेट भी नहीं मिलेगी और आपके पैसे जो है खराब हो जाएंगे और आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट वो दे रखा है कि कौन कौन सी कंडीशन में सिक्योरिटी मनी जो है मतलब फॉरफिट हो सकती है। तो उसके लिए सिंपल सी कंडीशन है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है ना, और मतलब अलॉटमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, और तब आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं वापस होगी, आपकी सिक्योरिटी मनी कट हो जाएगी। देन फिर आप नेक्स्ट राउंड में फिर से सिक्योरिटी मनी भरेंगे जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में मतलब किसी को अलॉट हो गया, उसने एडमिशन भी ले लिया, अपग्रेडेशन का डाटा, लेकिन अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि AA के थ्रू है ना, उसको कोई कॉलेज है ना अलॉट हो गया है, तो उसको क्या है कि यहाँ से
जो भी सिक्योरिटी मनी की फीस है, मतलब उसने स्टेट में भी कराई है अगर, और उसको वहाँ पे भी हो, तो यहाँ से फिर ये हो सकता है कि उसकी सिक्योरिटी मनी उसको वापस है ना कर दी जाएगी, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फीस छोड़ के। देन फिर अगले मेन पॉइंट क्या है, वो ये है कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करने को लेके, है ना, कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट को अपलोड करना हो तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, सीबीएसई में दोनों एक ही चीज़ में होती है। 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, सीबीएसई में दोनों एक ही चीज़ होती है। नीट का रिजल्ट भी कौन सा, जो रिवाइज रिजल्ट आया था एनटीए ने 26/7/2024 को जो आया था, वो वाला रिजल्ट देना है, ठीक है, याद रखिएगा इस डेट को कि 26/7/2024 को। देन जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो अपलोड करने हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स आर्मी, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, पीडब्ल्यूडी, जितना भी जो भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो। डोमिसाइल की जरूरत सिर्फ उन स्टूडेंट्स को पड़ेगी जिन्होंने अपने हाई स्कूल, और ये वाला पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। डोमिसाइल सिर्फ उनको जरूरत पड़ेगी जिन्होंने अपना 10th एंड 12th या तो फिर यूपी के बाहर रह के किया। अब आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन स्टूडेंट ने ईएमयू से अपनी 10th एंड 12th की है उसको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी, या फिर जिन स्टूडेंट ने अलीगढ़ से हाई स्कूल व 12th, मतलब 10th एंड 12th अलीगढ़ से की है, ठीक है, उनको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, अगर आपने 10th एंड 12th एएमयू से की है या फिर अलीगढ़ में रह के अपनी 10th एंड 12th की है तो उसको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी, अदर को नहीं पड़ेगी, जिन्होंने 10th एंड 12th यूपी से की है। ओके, देन फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब मतलब है ना, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब जो उनका आधार है वेरीफाई किया जाएगा। इन केस अगर उनके पास आधार नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, एक्सेट्रा कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें आपकी फ़ोटो है, सारा चीज़ यही है। देन फिर है ना, इसके बाद ये चीज़ है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में है ना काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस बताया गया है कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी, मेरिट लिस्ट, एक्सेट्रा सब तो मालूम है, मैं बता ही चुका हूँ। देन आता है मेन एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन एलिजिबल होगा यूपीएससी काउंसलिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, उसने रजिस्ट्रेशन कराया हो, है ना, और उसके पास एक क्लियर प्रिंट हो रजिस्ट्रेशन का। दूसरा कि EEEC द्वारा जो है वो अनएलिजिबल घोषित ना हुए हों। EEEC अभी देखिएगा एक एलिजिबिलिटी लिस्ट निकालेगी जिसमें वो बताएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, तीसरा, ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे जिन्होंने मतलब मिनिमम परसेंटाइल जो है मतलब नीट के लिए क्वालिफाइड नहीं है, इतनी परसेंटाइल ये जो है इससे भी नीचे है। शैक्षणिक वहाँ पे ये तो सारा का सारा वही है कि भाई है ना, साइंस वगैरह का पूरा, ये तो इतना कुछ खास नहीं है। एज लिमिट इस बार थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है कि एज लिमिट में ये है कि मिनिमम 17 साल की तो होनी चाहिए, नहीं तो 31 दिसंबर तक तो वो 31 दिसंबर तक तो 17 साल 2024 तक तो 17 के हो ही जाने चाहिए, ठीक है। और जो है मैक्सिमम एज लिमिट तो कोई है ही नहीं। ओके, डोमिसाइल की अगर हम बात करें तो जिन्होंने 10th एंड 12th जो है राज हाँ, डोमिसाइल की अगर हम बात करें तो डोमिसाइल में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में ले रहे हैं तो मतलब है ना, यूपी का डोमिसाइल होना अनिवार्य है, मूल निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट में ले रहे हैं तो। लेकिन आप 10th 12th यूपी से कर रखिए तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो है हाँ भाई यही दे रखा है। एंड तीसरा ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने बाहर से है ना मतलब 10th एंड 12th की हो, ठीक है, लेकिन उसके पास यूपी का डोमिसाइल है तो उसको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। वही फिर से कि एएमयू से किया है या अलीगढ़ से 10th एंड 12th किया, उसको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेजेस में कोई दिक्कत नहीं है, डोमिसाइल की बिंदास चलेगा सब। इन एलिजिबिलिटी, अब आते हैं कौन कौन से इन एलिजिबल होंगे, तो उसके लिए वही जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए जो यूपी के मूल निवासी नहीं है वो, या जो EEEC से अनएलिजिबल है वो, ठीक है। पंजीकरण का, रजिस्ट्रेशन का सब मैं बता ही चुका हूँ कैसे क्या रहेगा, सिक्योरिटी मनी में बता ही चुका हूँ, उससे रिलेटेड कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दो मोड्स में होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वही फिर से कि यार कि देखो, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिवाइज रिजल्ट, 10th की मार्कशीट एंड 10th का सर्टिफिकेट, सीबीएसई में कंबाइंड रहता है,
प्रवेश पत्र यानी कि जो हमारा एडमिट कार्ड होता है 10th एंड 12th का, अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही डोमिसाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही सारी चीज़ें, वही सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह, ईडब्ल्यूएस या जितने भी मतलब जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एक्सेट्रा के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1/4/2024 या उसके बाद के ही होने चाहिए, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, वो भी वही जो नीट वाली हो, ठीक है। काउंसलिंग जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो उसका प्रिंट चाहिए, ठीक है। और जो सिक्योरिटी मनी और जो है मतलब रजिस्ट्रेशन का पेमेंट किया है उसका जो है प्रिंट चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये सारे के सारे हैं ही हैं कि वही है ना, पीडब्ल्यूडी वाले, एनसीसी वाले, ये सब आप देख लीजिए, ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह। और दूसरा ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट दूसरे मतलब काउंसलिंग से पहले किसी और कॉलेज में मान लो कुछ कर रहा है ना, उसमें एडमिट है पहले से, और उसके जो मतलब है ना डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस कॉलेज में जमा हैं काउंसलिंग के टाइम तक, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है कि वो जिस कॉलेज में एडमिटेड है उससे जैसे कहता है ना कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके मूल अभिलेख हो यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जमा करना होगा, ठीक है। लेकिन जब वो एडमिशन लेने जाएगा तब तक तो भाई उसके पास जो है वो जो भी उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि उसके जो सारा का सारा अलॉटमेंट वो है कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी जो है अपग्रेड्स वगैरह का ये सारा का सारा है कि भाई ओटीपी के थ्रू होगा, मैंने उसी वाला ये मैं बता ही चुका हूँ, हाँ ये भी बता ही चुका हूँ, सब इसमें कुछ है नहीं नया। हाँ, आवंटन के उपरांत प्रवेश ना, ये भी मैं बता चुका हूँ कि अगर एडमिशन नहीं लिया तो चली जाएगी सिक्योरिटी मनी। चॉइस से लेंगे, ये सब तो मैं पूरा बता ही चुका हूँ कि क्या कैसे रहेगा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में। वही है कि एडमिशन लेना पड़ेगा पहले ही, तभी आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये मेन चीज़ है कि हाँ, तृतीय चक्र में मतलब थर्ड राउंड जो होगा उसमें कौन से एलिजिबल नहीं होंगे, तो ऐसे जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे जिन्होंने टाइम पे अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया होगा, ठीक है, वो थर्ड राउंड के लिए और थ्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। या डबल द्वारा एलिजिबल। स्पेशल वैकेंसी वाला तो मैं बता ही चुका हूँ, 2000 वाला वो क्या कॉन्सेप्ट है, और ये भी मैं बता ही चुका हूँ। स्टे वैकेंसी में तो आपको वहीं जाना ही होगा, रजिस्ट्रेशन रेजिग्नेशन वाला ये देख लीजिएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, कॉलेज की फीस से रिलेटेड सारा का सारा है, ये नॉर्मल जो है मतलब है ना जनरल के लिए 15,000 और जो है ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है 10,000 है, ठीक है। और साथ में कॉशन मनी देना होता है एडमिशन के टाइम पे 4,000, और वो सिर्फ एक बार ही देना होता है एडमिशन टाइम पे, बाकी में फिर नहीं देना होता। बाकी तो सारी फीस वगैरह ही है, तो पूरा जितना भी काउंसलिंग का प्रोसीजर था वो इतना ही था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड अगर आपके इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है द होम मेडिकोज, आप मुझे उसमें डीएम कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।